ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है काम को सही तरीके से सही लोगों के बीच में बांटना, यानी कि काम को उन स्पेशलाइज्ड लोगों को देना जो काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, हमने अपने बिजनेस के क्लास 12 के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए करते हैं चैप्टर को शुरू। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं चैप्टर को पहले स्टार्ट करा रहा हूँ। सारे उसके ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको चैप्टर के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। तो आपको अगर वो नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करो, वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। तो आते हैं चैप्टर की तरफ। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, सिंपल मतलब होता है कि काम को बांटना, काम को डिवाइड करना। जिस डिपार्टमेंट का वो काम है, उस डिपार्टमेंट में सही लोगों को उस काम को सौंप देना, जिससे कि वो सही तरीके से उस काम को पूरा करके हमें कंप्लीट करके दे सकें। अब इसका सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको एक स्कूल के अंदर फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज करने से पहले आप क्या करोगे, सोचोगे कि किन किन कामों को हमें इस फंक्शन के अंदर अप्लाई करना है, यानी कि हमें देखना है कि क्या क्या काम इस फंक्शन के अंदर होने चाहिए और वो मैंडेटरी हैं। जैसे कि आपको जितना भी खाने का है वो सारा ध्यान रखना है, आपको जितनी भी डेकोरेशन का काम है वो सारा ध्यान रखना है, पब्लिक आएगी कहाँ बैठेगी उन चीज़ों को आपको देखना है, आपको इनविटेशन कार्ड का उसका सारा ध्यान रखना है। तो मतलब काम को इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब खाना बनाने का काम तो खाना बनाने वाले करेंगे, उस टीम को बुलाना है, उन लोगों को बुलाना है जो इस काम को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। डेकोरेशन का काम डेकोरेशन वाले करेंगे, उन लोगों को बुलाओगे और आप उनको वो काम सौंपोगे कि भैया मेरे को इस तारीख को इस समय तक ये काम कंप्लीट चाहिए। तो सब अपना अपना काम करने में लग जाएंगे। जब मिलजुल कर काम वो कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। चलिए बच्चों, अब जरा किताबी बातें देख लेते हैं। किताबी बातें क्या कहती है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? सर, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? तो ये कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना है। पहले ये देखना है कि आपको अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं, आपको क्या क्या काम करने हैं, तो उसे कहते हैं आइडेंटिफाई करना। पहले ढूंढो, देन ग्रुपिंग, उन लोगों का ग्रुप बनाओ जो लोग वो काम को परफॉर्म करेंगे, उसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुप बनाओ जिसमें हम लोगों से काम करवाएंगे, अपनी एक्टिविटीज को करवाएंगे जो भी बिजनेस की होती हैं। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, उनको एक अथॉरिटी दो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप अथॉरिटी दो कि आपको काम तो करना है और आप ये डिसीजन ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग देम, तो इसे ही बच्चों सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई किताबी बातें। नेक्स्ट, इसके बाद बोला है बच्चों प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैंने बताई थी आपको, एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। तो पहले हमने क्या करा था, आइडेंटिफाई करा काम को, फिर उस काम को पहले मैंने लिस्ट बना ली कि सर डेकोरेशन होगी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वही एग्जाम्पल है जो स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाला है। डेकोरेशन होगी, उसके बाद क्या होगा, हमें खाने का भी आइटम वहाँ पर रखना पड़ेगा, लोगों के बैठने का हिसाब किताब भी वहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, और जो वहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं उस दिन उस फंक्शन को, उन बच्चों का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि उन्हें भी कोई डांस टीचर आए, उनको डांस सिखाए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने काम हमें करने हैं इस फंक्शन के अंदर। फिर उन काम को करने के लिए मैंने काम को डिवाइड करा, जो काम को स्पेशलाइज्ड तरीके से कर सकते थे, यानी कि स्पेशलाइज्ड वर्क एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही सौंपा जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वर्क। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो उसे ही हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मैंने 4 बंदों की एक टीम बना दी, 1 2 3 4 बंदों की एक टीम बना दी, यानी कि एक मेरा एक डिपार्टमेंट बन गया। और इस डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने किसी एक पर्सन को बिठा दिया जो इस डिपार्टमेंट का अब हेड है, यानी कि ये लोग काम को करेंगे और ये काम को देखेगा, ये इन्हें काम को समझाएगा। तो मेरा काम किससे काम को कहने का, इससे। यानी कि जब ये काम को करेंगे तो इन्हें रिपोर्ट किसको करना होगा, अपने हेड को, अपने बॉस को। और मैंने बोला इनसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑब्वियसली मैं सबसे टॉप पर खड़ा हूँ, तो मेरे को ये
रिपोर्ट करेंगे कि सर काम हो चुका है। तो इसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब डिपार्टमेंट बन गया तो इन्होंने ड्यूटी असाइन कर दी कि भाई तुझे ये करना है, तुझे वहाँ से टेंट का सामान लेकर आना है, तुझे यहाँ पर इसको चढ़ कर लगाना है, सबकी ड्यूटी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर मैंने अभी जो पॉइंट्स आपको बताए कि अब जब इन्होंने काम करा तो ये इसको रिपोर्ट देंगे कि सर काम हो चुका है, और जब ये इनके रिपोर्ट देंगे तो फाइनल रिपोर्ट मेरे पास तक आएगी कि सर आपका फाइनल काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये है कुछ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग के। आई होप बच्चों आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट है आपके लिए, आप वहां पर बता सकते हो। इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग, एक कंपनी के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी होता है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजिंग इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि जो लोग हैं ना वो एक ही काम को करते करते उस काम को इतना बेहतर करना शुरू कर देते हैं कि उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक वर्क को ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब कोई इंसान एक ही काम को बार बार कर रहा है तो उसके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत आ गई है उस काम को करने की कि वो कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल कर देगा, यानी कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में काम को दे दोगे तो वो रिसोर्स ज्यादा खराब करेगा और काम को कम करके देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इससे क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर बंदा बार बार करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन तो आ ही रही है, प्लस उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी हो रही है। कुछ टाइम के बाद कंपनी देखेगी यार ये काम को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रहा है, अब इसे क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, इसकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जब काम सही तरीके से सारे फ्लो में चलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरीके का काम कोई खराब नहीं होगा, तो मैनेजमेंट भी क्या है उसको एक हेल्प मिल रही है उसके नीचे वर्कर जो काम कर रहे हैं उनसे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अडॉप्शन ऑफ चेंज, रोल क्लियरिटी। देखो एक पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ चेंज। भाई जब हमारी कंपनी में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने वाला एक स्पेशलाइजेशन अपने अंदर लेकर आ गया तो उससे होगा क्या कि अगर कल को कोई चेंज भी आने लगा ना तो वो बहुत तेजी से उस चेंज को अडॉप्ट करेगा। हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाने लगे कंपनी के अंदर तो वो उस टेक्नोलॉजी को आराम से इजीली अडॉप्ट करके उसके हिसाब से डलना शुरू हो जाएगा, काम को करना शुरू करेगा। रोल ऑफ क्लैरिटी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजिंग अगर आपकी कंपनी के अंदर है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग आपकी कंपनी के अंदर सही तरीके से आपने लागू करी हुई है तो क्या होगा कि सबको अपना अपना काम पता होगा, किसी भी तरीके से काम में डुप्लीकेसी नहीं होने वाली है, सब अपने काम पर ध्यान देंगे और अपना गोल पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। तो इसीलिए बच्चों ऑर्गेनाइजिंग जरूरी होता है एक एंटरप्राइज के अंदर। आई होप बच्चों आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ही आपके सामने आएगा। बच्चों को पता ही नहीं होता फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो मैं आपको बड़ी सीधी सरल भाषा में विद एग्जांपल समझाता हूँ फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो बेटा फंक्शनल का मतलब हो गया काम, और काम को करने का एक स्ट्रक्चर। हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। अभी इसको बहुत तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कंपनी के जो ऑनर है वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर, जो उस कंपनी के अंदर अपना शेयर डालकर बैठे हैं, यानी कि अपना पैसा लगाकर बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके ऑनर हो गए। उसके बाद आते हैं बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनके बाद कंपनी के दूसरे मालिक यही होते हैं। ये कंपनी की सारी देख रेख करते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक मालिक कई दर्जन के पास होता है। नेक्स्ट आता है जनरल मैनेजर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर आते हैं। अब जनरल मैनेजर जो होता है ना वो एक तरीके का हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, मेन हेड। उसके बाद जो सब हेड होते हैं, उसके बाद जो उसके मैनेजर होते हैं, वो उस हिसाब से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखते हैं, लेकिन इसकी निगाह सारे डिपार्टमेंट पर होगी। जैसे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि माल जो बनेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, माल बनकर तैयार हो गया, उसकी मार्केटिंग जो होगी, उसका एडवर्टीजमेंट जो होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखेगा कि पैसे का लेन देन क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस तरीके से आना है, सारी चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में होंगी। नेक्स्ट आता है पर्सनल डिपार्टमेंट।
जो पर्सनली, हालांकि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक और आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी आप पढ़ रहे हो फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसमें देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। अभी इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी कुछ अंडर डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट। भाई मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, तो वो सेल डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ये देखता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऐसा कैसे डिजाइन करूं कि लोग इसे देखते के साथ ही परचेज कर ले, वो काम है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट भी ये देखता है कि मार्केट में चाहिए क्या, लोगों को हम इस प्रोडक्ट को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कराएं कि उनको वो पसंद आ जाए, तो वो मार्केट की रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले मेन हेड हो गया शेयर होल्डर, मतलब जो मेन कंपनी का मालिक, उसके बाद हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद हो गया जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंदर सारे डिपार्टमेंट आ गए, इनके अंडर फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही उठाकर मैंने उसके सब डिपार्टमेंट बनाए। तो इस तरीके, अब इनके नीचे भी क्या होता है, लोग होते हैं। लोग यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग इनको रिपोर्ट देंगे, जो भी काम करेंगे ये अपने डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करेंगे कि सर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, और ये जनरल मैनेजर को रिपोर्ट देगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे, और ये हो गया हमारा जो कंपनी के ऑनर है उनको रिपोर्ट पहुंचेगी कि हाँ सारी चीजें सही तरीके से चल रही है। तो ये होता है बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर। काम को करने का एक स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर। अच्छा, इसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ आपके सामने फायदे गिनवाता हूं, फायदे क्या होते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं, इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जहां पर हर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पर्टिकुलर अलग अलग सबको लोगों को बिठा रखा है डिपार्टमेंट को बनाकर। ये किस पर बेस्ड होता है, टाइप ऑफ वर्क। अगर सेल करनी है तो सेल डिपार्टमेंट के अंदर होगा, एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क विल बी पुट अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर बात प्रोडक्शन की है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वाले लोगों को ही सौंपा जाएगा, दिया जाएगा उस काम को करने के लिए, और वो स्पेसिफिक तरीके, स्पेसिफिक वर्क को एक स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्लीट करके देंगे। अच्छा बच्चों, इसके फायदे क्या है? तो पहला है इजी सुपरविजन, यानी कि काम को इजी तरीके से देखा भी जाएगा, करा भी जाएगा, बिना किसी झोल झमेले के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्पेशलाइजेशन। अब कोई बंदा प्रोडक्शन यानी कि माल बनाने में एक्सपर्ट है और उसे मैं बेचने के लिए भेज दूं, तो क्या वो काम को सही से करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो स्पेशलाइजेशन उसकी माल बनाने में है, तो उसे उसी काम पर बिठाओ ना जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, उस टीम के अंदर डाल दिया जाएगा। इजी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़िया चलता है भाई, सबको पता है हमारा काम क्या है। सेल वालों को पता है हमें माल बेचना है, वो अपना पूरा फोकस माल बेचने पर रखेगा। प्रोडक्शन वालों को पता है हमें माल बनाना है, तो वो पूरा फोकस माल बनाने पर रखेगा। और जो मार्केटिंग वाला है उसको पता है मेरे को मार्केटिंग करनी है, वो मार्केटिंग पर रखेगा। ठीक है, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपने अपने आप को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। रेड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या लगती है कि भाई ओवरलैप नहीं होगा काम। भाई अगर मुझे करना है तो काम मुझे ही करना है, अगर बेचना उसको है ना तो उसको ही बेचना है। मैं ऐसा नहीं करने का कि मैं जाकर माल कल को बेचना शुरू करूंगा, अरे बेच तो वो रहा ही है, उसका काम है, वो अपना कर रहा है। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी बिल्कुल खत्म हो गई। उसको माल बेचना है वो बेचेगा, मुझे बनाना है मैं बनाऊंगा। तो ये होता है हमारे काम को डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के बहुत बढ़िया बढ़िया एडवांटेज। नेक्स्ट बच्चों, इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सर बेकार बातें इसके अंदर क्या होती हैं, जैसे कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज इट ओन गोल। हर डिपार्टमेंट को अपनी लगी है, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। प्रोडक्शन सोच रहा है भाई मैं ज्यादा से ज्यादा माल बनाकर तैयार कर दूं कम समय में। सेल वाला सोच रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल बेच दूं कम से कम समय में, एक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल कर दूं। तो हर किसी को अपने गोल पर ध्यान देना है। वो ओवरऑल गोल जो मतलब कंपनी का है उस पे से ध्यान हटाकर सब अपने चक्कर में लग जाते हैं। तो ये पहला डिसएडवांटेज होता है, विच डाइल्यूट द कॉमन गोल। कॉमन गोल को सब भूल गए ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती चली जाएगी उतना ही कंपनी के अंदर लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो घटता चला जाएगा।
जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही तालमेल कम हो गया, उतनी ही कोऑर्डिनेशन कम हो गया। ठीक है सर, दूसरा बेकार बात थी ये। तीसरी बेकार बात, एज द डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द टॉप लेवल मैनेजर टू द ट्रेस द अकाउंटेबिलिटी। ये हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड हो गया। डिपेंड कैसे हो गया? प्रोडक्शन अगर नहीं समय पर हुई तो माल को बेचेंगे कैसे? तो यानी कि सेल वाले प्रोडक्शन वालों पर डिपेंड हो गए। अब प्रोडक्शन वाले किस पर डिपेंड हो गए? फाइनेंस वालों पर। माल मंगाओ भाई, जब भी तो माल तैयार करेंगे, कच्चा माल आएगा जब भी तो उसे हम बनाकर बाहर मार्केट में सेल करेंगे। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर होता है, जिसकी वजह से अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए, अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसे ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतनी ईजी तरीके से हम किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ड्यू टू द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अनदर। बच्चों कंपनी बड़ी हो गई, अलग अलग बिल्डिंग बन गई, हर डिपार्टमेंट अलग अलग बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं। सेल वाला अलग, हमारा प्रोडक्शन वाला अलग, मार्केटिंग वाला अलग, एडवर्टीजमेंट वाला अलग, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति को अगर हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है तो उसे वहाँ ढलने में, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है तो उतनी ही प्रॉब्लम्स हमें डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलती हैं। तो ये बच्चों कुछ डिसएडवांटेज थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के। इसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऐसा है बच्चों, थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। एक साथ सब कुछ दिमाग में भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितना आज मैंने ऑर्गेनाइजिंग की स्टार्टिंग से अब तक आपको कराया, इसको आप पहले अच्छे से रीड करो। जो भी नोट्स मैंने आपको दिखाए हैं वही एज इट इज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे अपलोड करे हुए हैं, वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लो। एक एक छोटा छोटा पॉइंट आप अपनी बुक से रीड करो। कोई भी डाउट निकल कर आए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बता रखा है, आप बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ यहाँ समझ नहीं आई है, उसे कराने का काम मेरा होगा। तो बच्चों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।